नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करेंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए हम लोग डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। इससे पहले हम आपको बता देते हैं डीएलएड के सारे क्लासेस, सारे सेमेस्टर की क्लासेस आप आएंगे, मैथ वगैरह के, साइंस के, एसएसटी के, सब कुछ कंप्लीट है। और सेकंड सेमेस्टर के मैथ के क्लासेस 3 बजे आते हैं, आपको पता होना चाहिए। जैसे वो खत्म होगा हम फोर्थ सेमेस्टर के मैथ के क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाद डीएलएड के बाद हम आते हैं यूपी टेट पे। तो यूपी टेट के हर एक सब्जेक्ट की बात कर लें, चाहे हिंदी हो, चाहे सीडीपी हो, चाहे मैथ हो, चाहे आपका ईवीएस हो, चाहे इंडियन ज्योग्राफी हो, चाहे वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, सबका अलग अलग प्लेलिस्ट पे नाम से सजा दिया गया है। आप लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप लोग देखेंगे। 2011 से लेकर 2021 तक के सारे पेपर भी आपको यूपी टेट के हम करा दिए हैं, इसी प्लेटफॉर्म पर होगा, प्लेलिस्ट में आकर आप देख लेंगे, ठीक। सुबह सुपर टेट के क्लास आते हैं डेली 7 बजे, 15 मिनट के लेक्चर होते हैं, उसमें 60 नंबर का कवरेज आपका कंप्लीट होगा, जिससे आपका ईवीएस वगैरह भी कंप्लीट होगा। तो उसको आप जरूर फॉलो कर लें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं देर न करते हुए। आपसे रिक्वेस्ट है भैया बहनी, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज़ बहुत रिक्वेस्ट है आपसे, हाथ जोड़ के विनम्र विनती है आप लोग से कि आप अपनी संख्या बढ़ाएं, संख्या बल बढ़ाएं। अगर आपको लगता है कि थोड़ी सी भी हमारे समझ से मतलब हमसे आपको फ़ायदा हो रहा है, आप फ्री क्लासेस सारे पा रहे हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको सारी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं। पूरे यूट्यूब की दुनिया में आप देख लीजिए, कहीं डीएलएड के, यूपी टेट के और सुपर टेट के एक ही बंदा कोई पढ़ाता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आपके लिए हम बहुत भरपूर मेहनत कर रहे हैं, तो आप इसका थोड़ा सा भी कुछ अंश समय दीजिए। ये आपका प्लेटफॉर्म है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, अपने घर के, गांव के जिससे मिले जुले उनके मोबाइल लेकर खुद सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपके साथ साथ उनको भी भविष्य में फ़ायदा हो। भले उनका बेल आइकन मत ऑन करिएगा, और लेकिन ये सारी चीज़ें कर देंगे तो रीचमेंट बढ़ेगा, जिससे कि जिनको सच में ज़रूरत है ना, वो अपने आप खींचे चले आएंगे। बस आप रीचमेंट बढ़ाइए, सब्सक्राइबर बढ़ाइए। गांव मोहल्ले, भैया बहनी, फूफा फूफी, जो भी लोग हैं, जितने भी मोबाइल हैं घर में, सबसे कर दीजिए, जिससे कि रीचमेंट बढ़ जाए। अगर परेशान नहीं होना चाहते हैं तो बेल आइकन को बस मत दबाइएगा, और सारी चीज़ें कर दीजिए, जिससे कि रीचमेंट बढ़े। जिनको सच में ज़रूरत है ना, डीएलएड की क्लासेस, यूपी बीएड की क्लासेस, और प्लस सुपर टेट, यूपी टेट, सीटेट के क्लासेस को अपने आप खींचे चले आएंगे, ठीक है ना। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है। चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं कोशिका से। देखिए, सेल बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इसमें सेल की बात हम सब कुछ कर लेंगे। आपको जो आपका प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका, पादप कोशिका, जंतु कोशिका में क्या डिफरेंस है, सब कुछ यहाँ पे खत्म करने वाले हैं, ठीक है। सबसे बड़ी एक कोशिकी, सबसे बड़ा, सबसे छोटा एक कोशिकी, सबसे मानव शरीर में सबसे बड़ा एक कोशिका कौन सी है, मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो सारी बातें हम करेंगे, आप लोग बस सुनते चलिए। देखिए, जीवों की जो सबसे छोटी रचना होती है, सबसे छोटी रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जिसे कहते हैं, उसे कोशिका को कहते हैं, सेल को कहते हैं। हमारे शरीर जो है बहुतों सेल से मिलकर बने हैं, करोड़ों सेल, लाखों अरबों सेल, करोड़ों सेल से मिलकर अरबों सेल कर लीजिए। अब यहाँ पे चिकोटी काट लेंगे या फिर आपको कट जाता है, यहाँ से थोड़ा सा भाग निकाल देंगे ना, कम से कम आपने करोड़ों की हत्या कर दी, करोड़ों सेल मार डाला आपने। जो काला काला पपड़ी पड़ जाता है ना, देखते हैं जब जो चोट होती है सूखने लगता है, तो हम पढ़ाएंगे कल, स्ट्रक्चर भी बनाएंगे आपको इसमें, जो लाइसोसोम वगैरह होते हैं, तो उसको बनाएंगे, तो देखिएगा उसमें सारी चीज़ें समझाएंगे। लेकिन आज कोशिका के विषय पर सिर्फ चर्चा करेंगे। तो जीवों की सबसे छोटी रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जिसे कहते हैं, उसका नाम है कोशिका। ये कोशिका को शरीर का मूलभूत इकाई कहते हैं, याद रखना, कोशिका को शरीर का मूलभूत इकाई के नाम से जानते हैं। अब 1665 ईस्वी में, किस ईस्वी में, 1665 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन नाम के एक साइंटिस्ट आते हैं। इन्होंने कॉर्क एक तरह से कह लीजिए, ये ओक का वृक्ष होता है गांव घर में ना, ओक, ओक जिसे बोलते हैं, ओक के वृक्ष से, जिसे कहते हैं भैया हम लोग कह लीजिए बरगद का वृक्ष, एक तरह से कह लो, या कह लीजिए बरगद का वृक्ष। तो उससे इन्होंने उसे काट कर उन्होंने सूक्ष्मदर्शी से देखा। जब सूक्ष्मदर्शी से देखा तो उनको छोटी छोटी मृत कोशिका नजर आई। तो याद रखना है, सबसे पहले कोशिका, वो भी कौन सी कोशिका, निर्जीव कोशिका, निर्जीव कोशिका के बारे में सबसे पहले किन्होंने पता किया, तो बता देंगे, कोशिका के बारे में पता करने वाले तो रॉबर्ट ब्राउन ही हैं 1665 में, लेकिन सबसे पहले निर्जीव कोशिका, वो भी किस कोशिका की, निर्जीव कोशिका के बारे में उन्होंने पता किया था 1665 ईस्वी में। लेकिन फिर से अचानक से उत्पत्ति होती है एक लोग की, जिसका नाम रहता है A.V. लीवेनहॉक। क्या नाम होता है, A.V. लीवेनहॉक, हिंदी इंग्लिश दोनों चलता है, लीवेनहॉक, यह नाम होता है। अब यह महाशय क्या किए, यह महाशय 1674 में उत्पन्न होते हैं, 1674 में, तो इससे पहले उत्पन्न हो गए थे, 1674 में इन्होंने डिस्कवर किया। 1674 में आते हैं, अब कहते हैं यह तो रॉबर्ट ब्राउन जो थे ना, ये तो बहका कर चले गए, मृत कोशिका के बारे में बता दिए, लेकिन
जो असल में अब हम कारनामा करने वाले हैं बहुत बेहतरीन करने वाले हैं। अब जीवित कोशिका के बारे में उन्होंने पता कर दिया, यानी कि जो हम आप में जिंदा हैं, जो हम ऐसे कर दिए, लो लाखों कोशिका गए, लाखों गए, क्योंकि अनेक जीव अगर सूक्ष्मदर्शी से देखें आप जीना नहीं चाहोगे इस वातावरण में, क्योंकि हर जगह प्रदूषण है, ठीक है ना। तो बहुत सारे कीट पतंगे जो हमारे फायदे के लिए भी होते हैं, जो हमारे नुकसान के लिए भी होते हैं, सब उड़ रहे हैं एनवायरमेंट में। तो इस तरह से 1674 ईस्वी में लीवेनहॉक जी ने जीवित कोशिका के बारे में पता किया था। अब इनको ही बोला जाता है फादर ऑफ बैक्टीरिया, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किसको बोला जाता है, तो बताएंगे लीवेनहॉक को, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने बैक्टीरिया के बारे में भी बताया था। ठीक है, इस बात को याद रख लेना। अब आते हैं सबसे छोटी कोशिका पूरे धरती पर कौन है, सबसे छोटी कोशिका पूरे धरती पर कौन है, बताएंगे माइकोप्लाज्मा गैलोसेप्टम। क्या नाम है, माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा गैलोसेप्टम, गैलोसेप्टम। क्या नाम है भाई, गैलोसेप्टम, माइकोप्लाज्मा गैलोसेप्टम। यह पूरे धरती का सबसे छोटा कोशिका है, याद रखेंगे। इसकी लंबाई सर कितनी होती है, 0 से 1 माइक्रोमीटर तक होता है, 0 से 1 माइक्रोमीटर तक होता है। इस तरह याद रखेंगे, 0 से 1 माइक्रोमीटर तक होता है। आपको पता है 1 मीटर में कितने माइक्रोमीटर होते हैं, 10 के पावर MNP, यानी कि 18, 15, 12 और 9 और 6, यानी कि 10 के पावर -6 होता है मीटर, या होता है 1 मीटर में। इस तरह से, क्योंकि हम सारी चीज़ रटते नहीं है ना, सब कुछ का हमने एक गुणा गणित बना के रखा है। रटेंगे कितना, रटेंगे कहाँ, भरेंगे, गुणा गणित बना के सजाए रहो तो आप ऑटोमेटिक निकल जाता है सारी चीज़ें। तो उसी तरह हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ने की प्रयास करिए समझिए अच्छे से। ये हो गया सबसे छोटा जीवाणु जिसे बोलते हैं, जिसे कोशिका बोलते हैं। लेकिन अब बात आती है सबसे बड़ा जीवाणु कौन सा है भाई पूरी धरती पे, तो बताएंगे भैया शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग नहीं, शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग तो सबसे तेज दौड़ने वाली पक्षी है, पूरी धरती पर सबसे बड़ी पक्षी है जो उड़ नहीं सकती, जिसका नाम है शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा अंडा है भैया, जिसे कहते हैं ऑस्ट्रिच इंग्लिश में। इसके जो अंडा है शुतुरमुर्ग का सबसे बड़ा कोशिका, एक कोशिकीय जीव है, याद रखेंगे, जो कि 170 × 135 mm² का है। 170 mm × 135 mm का है, इतना इसका साइज है। और देख लो सबसे छोटा वाला 0 से 1 माइक्रोमीटर है, इसका mm देखो मिलीमीटर में चला गया, समझ रहे हैं ना, ये चीजें होगी। अब लेकिन बात यहाँ पे आता है, अच्छा सर अब मानव के बारे में आप नहीं बताए। अच्छा, मनुष्य का सबसे बड़ा कोशिका कौन सा होगा भैया, वो हम जानते हैं अंडाणु, जो महिलाओं के अंदर होता है, जहाँ से बच्चे जन्म लेते हैं। अंडाणु, जहाँ पे बच्चे का उत्पन्न होते हैं बच्चे, जहाँ से बच्चों का एक तरह से पालन पोषण होता है अंदर पेट में माँ के, तो वो होता है ओवम, जिसे कहते हैं महिलाओं का अंडाणु। तो महिलाओं का जो अंडाणु होता है ना, वो सबसे बड़ा कोशिका है पूरे मनुष्य का, मनुष्य की जाति का सबसे बड़ा कोशिका कौन सा है, तो बोलेंगे महिलाओं का अंडाणु। इस बात को याद रखेंगे। लेकिन पूरे धरती पर शुतुरमुर्ग का अंडा, इस बात को याद रखेंगे। अच्छा, सबसे छोटा कौन है मनुष्य के शरीर का, सबसे छोटा, याद रखना 3 बात, सबसे बड़ा महिलाओं का अंडाणु, और ओवम जिसे बोलते हैं अंडाणु। और सबसे छोटा क्या होगा, स्पर्म, जो मनुष्य के अंदर होता है, जो मैन के अंदर होता है स्पर्म, तो स्पर्म होता है। स्पर्म सबसे छोटा कोशिका होता है। अगर बात करें सबसे बड़ा कोशिका, देखिए बात किया गया सबसे मतलब सबसे लंबा कोशिका, आप सबसे लंबा कोशिका कौन सा है, सबसे बड़ा महिलाओं के पेट में जो मतलब महिलाओं के अंदर जो अंडाणु होता है, यानी कि ओवम जो होता है, एक तरह से सबसे छोटा कोशिका जो पुरुषों के अंदर होता है स्पर्म। इसके बाद जो सबसे बड़ा कोशिका होता है, बड़े कोशिका की बात कर रहा है, तो बताएंगे वही, मतलब सॉरी सबसे लंबा कोशिका की बात कर रहा है। तो सबसे लंबा कोशिका जो हमारा ये तंत्रिका तंत्र होता है, यहाँ से यहाँ तक पूरा फैला होता है पूंछ की तरफ, यही इसे बोलते हैं न्यूरॉन्स, नर्वस सिस्टम, यह सारी चीजें, जिसे बैकबोन है ना, यह पूरा, तो यह होता है तंत्रिका तंत्र, जो कि सबसे लंबा कोशिका के नाम से जाना जाता है। और जो मस्तिष्क के अंदर होता है, मस्तिष्क के अंदर कभी सेल डिवीजन होता ही नहीं है, इस बात को याद रखना। और सबसे तगड़ा सेल डिवीजन कहाँ पे होता है, कोशिका विभाजन सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है, लीवर में होता है। लीवर को काट दो फिर से आ जाएगा, तो याद रखना है लीवर में सबसे तगड़ा वाला एक तरह से कोशिका विभाजन होता है, लेकिन मस्तिष्क में नहीं होता है। इतनी बातें याद रख लिए। अब हम चलते हैं प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक के बारे में बताते हैं आपको, लिखते चलिए। चलिए हेडिंग लगा लीजिए, पहले हम डिफरेंस लिखवाते हैं ना। प्रोकैरियोटिक पूरा लिख लीजिएगा, प्रोकैरियोटिक, कैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, और इधर लिख देते हैं हम यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक लिख लीजिएगा यहाँ पर। देखिए प्रोकैरियोटिक में पहला लिखिएगा, यह प्राचीन कोशिका है। इसके अंतर्गत एक तरह से जो बैक्टीरिया होते हैं, माइक्रोप्लाज्म होते हैं, नीलहरी शैवाल होते हैं, यह आते हैं, मतलब ये सबसे प्राचीन के नाम से जाने जाते हैं। यह सबसे प्राचीन लिख लीजिएगा, ये सबसे प्राचीन कोशिका है, कोशिका आते हैं इसमें, सबसे प्राचीन कोशिका इसमें आते हैं प्रोकैरियोटिक में। और इसमें क्या होता है, वास्तविक होते हैं, वास्तविक
जो इसमें प्रेजेंट टाइम में हैं वो सारे के सारे वास्तविक कोशिका इसमें आ जाते हैं। दूसरा नंबर, इसमें कौन कौन से जीव आते हैं? इसके अंतर्गत बैक्टीरिया आता है, लिख लीजिए बैक्टीरिया आता है, बैक्टीरिया हो गया, बैक्टीरिया हो गया, बैक्टीरिया हो गया, और कह लीजिए जैसे कि माइकोप्लाज्म हो गया, माइकोप्लाज्म हो गया, माइकोप्लाज्म हो गया, और कह लीजिए जैसे कि इसमें नीलहरित शैवाल हो गए, नीलहरित शैवाल हो गए, नीलहरित जितने शैवाल होते हैं सब के सब इसमें आ जाते हैं, नीलहरित शैवाल हो गए, यह सब के सब आ जाते हैं प्रोकैरियोटिक में। ठीक है, इसके बाद यूकैरियोटिक में क्या आएगा भैया? यूकैरियोटिक में सभी पौधे, हम और आप जो श्वसन कर सकते हैं, पौधे हो गए और जीव हो गए, सारे के सारे हम और आप सभी लोग तो जीव में आ जाते हैं, कुत्ता बिल्ली है ना, सब कुछ, सारे जीव जो पृथ्वी पर रहते हैं, जो चल फिर सकते हैं, है ना, जो सांस ले सकते हैं, वो सब के सब आ जाते हैं यूकैरियोटिक में। तो पूछा जाता है मानव किसके अंतर्गत आता है? यूकैरियोटिक में, प्रोकैरियोटिक में? तो बताएंगे यूकैरियोटिक में। तीसरी बात याद रखेंगे, जो सबसे बड़ा चीज है माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी और लाइसोसोम इसमें नहीं होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया लिख लीजिएगा पूरा आप, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, ये सब क्या होते हैं फिगर के माध्यम से आपको समझाएंगे कल, क्रम से चलेंगे, इसको एक एक ठो लेकर, माइटोकॉन्ड्रिया का, गोल्जी बॉडी का, इस तरफ लेकर चलेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी और एक कौन है? लाइसोसोम। यही लाइसोसोम जो होता है ना, ये हमारे सुरक्षा करता है। जैसे कोई मान लीजिए अनवांटेड कोई चीज़ आ गया हमारे शरीर में, कोई रोग वगैरह आ गया, तो ये मारने का काम करता है, हमारे घाव वगैरह को सही करने का काम यही करता है। माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी हो गया और लाइसोसोम हो गया, ये तीनों के तीनों प्रोकैरियोटिक में नहीं पाए जाते हैं, इस बात को याद रखना है। और इसमें पाए जाते हैं, इसमें पाए जाते हैं, यह याद रख लेना। चौथा नंबर का जो डिफरेंस है, इसमें राइबोसोम्स जो होते हैं 70 यस में होते हैं, राइबोसोम जो होते हैं 70 यस में पाए जाते हैं, लेकिन इसमें 80 यस प्रकार के होते हैं, 80 यस प्रकार के राइबोसोम्स होते हैं। और इसमें एक बात और याद रखना है आपको, इरेज कर दें, इरेज कर दें, बताइए, इरेज कर देते हैं, आप लोग लिख लीजिए सुनकर, जो आपके लिए बेटर होगा। 10 बार 20 बार सुन लीजिए इस चीज़ को, आपको याद हो जाएगा, लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन कुछ बच्चे हैं लिखते हैं, नोट्स बनाते हैं, तो वो बहुत अच्छी बात है, आपकी आदत बहुत अच्छी है। इसके बाद आ जाते हैं डीएनए। इसमें जो डीएनए होता है ना, वह सिंगल हेलिकल होता है, मतलब डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है इस प्रकार से कुछ होता है ना, एक मिनट, ऐसे होता है, ऐसे होता है डीएनए। लेकिन इसमें क्या होगा, एक तरफ का ऐसे इरेज कर दीजिए, ऐसे इरेज कर दीजिए, एक तरफ का केवल सिंगल हेलिकल बचेगा, बस सिंगल, मतलब केवल एक ही स्ट्रक्चर, ऐसे यही वाला स्ट्रक्चर, यह वाला ऐसे केवल रहेगा। तो सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर इसमें होता है डीएनए का, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीएनए का फुल फॉर्म होता है। डीएनए भी कई प्रकार के होते हैं, हम बताएंगे। आरएनए भी कई प्रकार के होते हैं, एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए, टी लिम्फोसाइड से बोलते हैं, जो कोरोना को लेके आया है। यूकैरियोटिक में क्या होगा, जो डीएनए होगा डबल हेलिकल, यानी पूर्ण विकसित होगा, पूर्ण विकसित होगा डीएनए, इसमें पूर्ण विकसित होगा, लिख लीजिए डीएनए पूर्ण विकसित किसमें होगा, यूकैरियोटिक में होगा। इसके बाद इसमें एक और डिफरेंस है, लिख लीजिएगा, केंद्रिका इसमें नहीं होता है, केंद्रिका इसमें नहीं होता है, केंद्रिका इसमें नहीं होता, लेकिन इसमें होता है। इतनी बातें लिख लिए। अब आ जाते हैं पादप जंतु, दोनों में डिफरेंस समझते हैं, पादप और जंतु में, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में लिख लीजिए, बस इससे ज़्यादा नहीं आएगा मित्र, क्योंकि हम आपको वो चीज़ दे रहे हैं ना जहाँ से एग्जाम में प्रश्न आते हैं, बहुत सारा चीज़ नहीं पढ़ना है हमको। पादप कोशिका एक तरफ हेडिंग लगा लीजिए, एक तरफ जंतु कोशिका, जंतु कोशिका, पादप और जंतु। देखिए पादप कोशिका में सबसे पहले याद रखेंगे, पादप कोशिका में जो होता है कोशिका भित्ति पाई जाती है, इसका निर्माण सेलुलोज में होता है। कहाँ होता है, सेलुलोज से होता है। इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है, इसका जो निर्माण होता है सेलुलोज से होता है। किससे होता है, सेलुलोज, सेलुलोज से होता है, याद रखेंगे आप इस बात को। अब इसमें पूछा जाता है कोशिका झिल्ली पाई जाती है क्या, बोलेंगे कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती है, कोशिका झिल्ली इसमें पाई जाती है, जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली, याद रखें कोशिका झिल्ली इसमें पाई जाती है, लेकिन कोशिका भित्ति इसमें नहीं पाई जाती है। इस बात को आपको याद रखना है, इसमें कोशिका भित्ति पाया जाता है, जो ऊपर का आवरण होता है ब्लैक ब्लैक कलर का, पौधों पे देखते हैं ना, तो वह चीज़ है। इससे बहुत सारे लोग बीन कर लाते हैं, खाना वगैरह भी बनाते हैं मध्य प्रदेश वगैरह में, जो मध्य प्रदेश में क्योंकि जनजातियाँ बहुत ज़्यादा रहती हैं, गरीब लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं, सबसे ज़्यादा गरीब का आंकड़ा हमारे बिहार में है। इसके बाद यूपी आ जाता है। देखिए कोशिका भित्ति सेलुलोज, मतलब इसमें कोशिका भित्ति पाया जाता है जो सेलुलोज से बना होता है, और इसमें कोशिका झिल्ली पाया जाता है, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। दूसरी बात लिख लीजिएगा इसमें कि भैया इसमें हरित लवक पाया जाता है, हरित लवक शैवाल, इसमें हरित लवक शैवाल पाया जाता है, हरित लवक शैवाल पाए जाते हैं, याद रखना है आपको। और इसमें क्या होता है, इसमें नहीं पाए जाते हैं, इसमें नहीं पाया जाता है, इसमें हरित लवक शैवाल नहीं पाए जाते। यह जो होता है कोशिका झिल्ली अर्धपारगम में झिल्ली का बना होता है, अर्धपारगम में होता है, मतलब आर पार दिखता है, अर्धपारगम में होता है, इस बात को याद रखेंगे, है ना।
इसका मतलब ये चीज एक और याद रख लीजिएगा भैया, तीसरा नंबर का, यह हरित लवक पाया जाता है, इसमें नहीं पाया जाता है। इसके बाद लाइसोसोम इसमें नहीं होता है, इसमें लाइसोसोम लाइसोसोम इसमें नहीं पाया जाता है, लेकिन इसमें पाया जाता है, याद रखेंगे, इसमें नहीं पाया जाता है, इसमें पाया जाता है लाइसोसोम। इसके बाद सेंट्रियोल जो होता है इसमें नहीं होता है, सेंट्रियोल भी इसमें नहीं होता है, याद रखेंगे, सेंट्रियोल इसमें नहीं होता है, लेकिन इसमें होता है सेंट्रियोल, याद रखेंगे मित्रों। इसके बाद इसमें जो भोजन होता है मंड के रूप में मिलता है, मंड मतलब कि एक तरह से मंड होता है, मुंह में जब चावल होता है, चावल को मंड दिया जाता है, उससे हम लोग देखते हैं पापड़ चिप्स वगैरह बनता है ना चावल वाला, जो छानते हैं ऐसे, इसमें हमारे यहाँ बन रहा है, तो हम बता रहे हैं आपको। जो क्या करते हैं, चावल देखते हैं, चावल मंड के रूप में चावल को एकदम बिल्कुल गला देते हैं, उबाल देते हैं, सान देते हैं, बिल्कुल सानने के बाद उसे क्या करते हैं, जो छानने वाला होता है ऐसे लगाकर उस पर, एक मिनट खुजली होने लगी, उसको लगाकर ऐसे ऐसे क्या करते हैं, रगड़ते हैं ऐसे चावल को। तो चावल का देखते हैं एक तरह से बहुत अच्छा मतलब जो रिकिम के माँ बहनें होती हैं घर में, दादी होती हैं, ये लोग बनाते हैं, बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो चावल का, यानी कि याद रखेंगे इसमें जो होता है, इसका जो भोजन होता है मंड के रूप में होता है, मंड के रूप में होता है इसका भोजन। लेकिन इसका भोजन कैसा होता है भाई, इसका भोजन ग्लाइकोजन एवं वसा के रूप में होता है, जमा हो जाता है। अगर वसा ज़्यादा जमा हो गया तो कोलेस्ट्रॉल की बहुत ज़्यादा हो जाते हैं शरीर में, तो मोटापा होने लगता है। देखते हैं कि जितने लोग का पेट बहुत ज़्यादा निकला हुआ होता है, उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है, वो 1-2 दिन खाए बिना भी रह सकते हैं, तो कोई परेशानी नहीं होगी उनकी, है ना, उनको कोई परेशानी नहीं होता, क्योंकि वो अपने उदर से वसा लेने लगते हैं। ठीक है, तो इस तरह से वसा का मतलब कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है। अब हम आपको बताते हैं एक कोशिकी बहुकोशिकी किसे कहते हैं, नोट कर लीजिए। अब देखिए एक कोशिकी का मतलब क्या हो गया, एक कोशिकी मतलब जिसका शरीर एक कोशिका से मिलकर बना हो, उसे एक कोशिकी कहते हैं। जैसे कि अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, प्लाज्मोडियम हो गया, यूग्लिना हो गया। बहुकोशिकी मतलब जिनका शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने, जैसे हम, आप, कुत्ता, बिल्ली, ये सब, है ना, तो ये सब सारे जंतु, सारे जीव जगत जो है पूरा का पूरा, तो ये रहा पूरा का पूरा सेल, खत्म हो गया सेल। अब कल हम लाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपको एक एक करके अब समझाएंगे, जो आपके पेपर में आएंगे, और आप यहाँ से यूपी टेट के भी सारी चीज़ें कलेक्ट करके पढ़ सकते हैं। अदर एग्जाम्स में भी आपको ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, ऐसी बात नहीं है। बायोलॉजी का एक तरह से हमने अलग प्लेलिस्ट बना रखा है, उसमें भी इसको ऐड कर देंगे, और डीएलएड 3rd सेमेस्टर में भी इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, धन्यवाद।